हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, कभी मंजिल के पीछे मत भागो, केवल मेहनत करना आपका काम है। मेहनत करते रहोगे, मंजिल आपके पास खुद चल कर आएगी। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपन अपनी मेहनत। मेरी सेकंड वीडियो सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें अपन ने पहले 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं इसकी, सेल मेम्ब्रेन की। आज अपन पढ़ेंगे इसका कंप्लीट पार्ट, 3 थ्योरी और अलग से एक्स्ट्रा पार्ट। तो नंबर 4 पॉइंट से शुरू करते हैं, मिसेल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं। मैंने फिर वही पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, मैंने 2-2, 3-3 पॉइंट बने हुए, विद इन सेकेंड आपकी थ्योरी बनती चली जाएगी। सुने, लिपिड अणु की गोलाकार लंबी सब यूनिट एक ही स्थान से जुड़कर, सुनते रहना बड़े ध्यान से, वो क्या कह रहा है साइंटिस्ट हिलेर और अप हॉफमैन ने 1953 में इसको दिया था। हिलेर और हॉफमैन ने सबसे पहले क्या किया, मिसेल की डेफिनेशन बताई। मिसेल है क्या बोला, तो लिपिड अणु की गोलाकार लंबी सब यूनिट एक ही स्थान से, बड़े ध्यान से फिर सुनना, लिपिड अणु की गोलाकार गोल लंबी सब यूनिट्स एक ही स्थान से जुड़कर मोज़ेक तरीके से अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे मिसेल कहते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, ये गोलाकार अरेंज्ड है मिसेल की, दैट इज द मिसेल। ये किसने बताया था, हिलेर एम हॉफमैन ने। अब क्या क्या इसने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, अब वो जो सब यूनिट्स बता रहा है उस सब यूनिट्स का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो सब यूनिट्स का डायमीटर 40 to 70 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग। अब किस प्रकार क्या अरेंज्ड है, कौन सा किस तरफ अरेंज्ड है, सुने। लिपिड के पॉलर एंड जो होते हैं, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, प्रीवियस वीडियो दोबारा देख लेना। 2 पॉलर एंड होते हैं, एक पॉलर एंड एक नॉन पॉलर एंड। लिपिड के पॉलर एंड गोले की परिधि पेरिफ्री की तरफ, तो परिधि किस तरफ होती है, ये वाला, ये सारा पेरिफ्री है टोटल। तो यहाँ तो हो गए नॉन पॉलर एंड, सॉरी पॉलर एंड। और लिपिड के नॉन पॉलर टेल जो है केंद्र की तरफ, दिस इज द सेंटर। तो ये सारे के सारे आगे बेटा पॉलर एंड, और ये सेंटर में जो आ जाएगा दैट इज द नॉन पोलर एंड। क्लियर। और क्या बोलता है, प्रोटीन जो होगा, क्योंकि अपन बार बार पढ़ते हैं ना, लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर बनेंगे, तो प्रोटीन मिसिल के प्रत्येक और मोनोलेयर के रूप में याद रखना अरेंज होता है। इसके चारों तरफ जो है धीरे धीरे मोनोलेयर के रूप में प्रोटीन अरेंज हो जाता है, ये याद रखना। अब और पॉइंट क्या दे रहा है, मिसेल लिपिड सब यूनिट्स के बीच का स्पेस होता है, जो इसके बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस देख रहे हो जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, दैट इज द पोर। इसको उन्होंने पोर बोला है, छिद्र बोला है इसके अंदर, याद रखना। आगे क्या बोला है, यह पोर अंशिक रूप से लिपिड के पॉलर एंड की तरफ और अंशिक रूप से प्रोटीन के पॉलर से घिरा रहता है। ये देख लो आपके सामने है, ये पोर अगर है तो थोड़ा ये, तो यहाँ प्रोटीन भी होगा, यहाँ प्रोटीन होगा, यहाँ प्रोटीन होगा, यहाँ प्रोटीन होगा, तो कुछ प्रोटीन का पार्ट और कुछ लिपिड के पॉलर एंड का पार्ट। ये पॉइंट दिमाग में बिठा रहा हूँ। और ये सिलेंडर शेप लिपिड मॉलिक्यूल दिखा दिए साइंटिस्ट ने, और ये वेज शेप लिपिड मॉलिक्यूल दिखा दिए मिसेल थ्योरी के अंदर। इस पॉइंट को याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। क्या क्या बताया, हिलेर और हॉफमैन ने बताया, एक लिपिड के जो अणु है वो सब यूनिट्स आपस में मिलकर जुड़कर एक मोज़ेक तरीके से रेंज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे मिसेल कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मिसेल। क्लियर। अब सब यूनिट्स में डायमीटर बता दिया इसका, ये डायमीटर जो है 40 से 70 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो आप 40 to 70 एंगस्ट्रॉम, 40 से 70 के बीच में। लिपिड के पॉलर एंड कौन से हैं, गोले के परिधि तरफ ये सारे पॉलर एंड हैं, नॉन पॉलर एंड सेंटर में, प्रोटीन मॉलिक्यूल उन दोनों के बीच में। और मज़े की बात देखो, इसके बीच में जो स्थान दिखा है उसको पोर क्या दिया, इसलिए पोर के बारे में बता दिया, कुछ पार्ट प्रोटीन से घिरा होता है और कुछ पार्ट इसका पॉलर एंड से घिरा होता है, दैट इज़ द मिसेल थ्योरी। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए नंबर 5 पॉइंट आएगा अब, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मैंने आपको जैसे पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये 2 मॉडल है जो आप लोगों ने +1 +2 लेवल तक पढ़े हुए, मतलब स्कूल लेवल तक पढ़े हुए हैं, जिसे बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकल झिल्ली सिद्धांत। ठीक है, रॉबर्टसन ने इसको दिया था सबसे पहले 1959 के अंदर। क्लियर। और इसने बताया था ट्राइलेमिनर लेयर होती है, 3 त्रिस्तरीय, मतलब ये 3 स्तर आपके सामने दिख रहे हैं,
आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन, मिडल लिपिड। और मैंने इसकी थ्योरी यहीं की यहीं बना दी और आप भी देख सकते हैं। आउटर प्रोटीन ऑस्मोफिलिक टाइप के होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं। मिडल लिपिड्स जो होते हैं वो ऑस्मोफोबिक, ध्यान से सुनना, ओस्मोफोबिक टाइप के होते हैं, 35 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं। और इनर प्रोटीन जो होता है वो ओस्मोफिलिक होता है, फिर वही पॉइंट जो फिर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और टोटल बन गया 75 एंगस्ट्रॉम। रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से फिर। आउटर प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम ऑस्मोफिलिक, मिडल प्रोटीन 35 एंगस्ट्रॉम ऑस्मोफोबिक, इनर प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम ऑस्मोफिलिक। इज द प्रपोज बाय रॉबर्टसन इसको प्रपोज किया था। तो देखिए ये आपके सामने डायग्राम है। ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन की, ये लेयर बाई लेयर है लिपिड की, ये अगेन प्रोटीन की। सो दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे नंबर 6 पॉइंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैंने डिटेल ली है इसके अंदर, जो अदर कंपटीशन के अंदर और बीएससी के अंदर काम आता है। स्टार्ट करेंगे पहले इसका किसने नाम दिया। सिंगर एंड निकोलसन इसकी डिस्कवरी की थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। मैं एक जस्ट नॉर्मल बताया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है, इनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं जो मेम्ब्रेन की पोजीशन है वो सेमी लिक्विड होती है। किसकी वजह से? या तो प्रोटीन की वजह से, या लिपिड की वजह से, या दोनों की वजह से। तो इन्होंने प्रूव किया बकायदा, छोटे छोटे पॉइंट्स। आप देखिए थ्योरी अपने आप बनती चली जाएगी, मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर लिख दिया, इनके अकॉर्डिंग, सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग, मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन वो सेमी फ्लूइड है। अब वो सेमी फ्लूइड है तो क्यों है? लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से वो सेमी फ्लूइड है, ये वो बोल रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग, जो प्रोटीन का मॉडल, मेम्ब्रेन का जो मॉडल बना उसके अंदर वो कहते हैं प्रोटीन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? एक इंटेरिकल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखिए डायग्राम साथ साथ देखते रहें। ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज द इंटेरिकल प्रोटीन, और ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं बाहर पेरिफेरल प्रोटीन, हिंदी में भी यही नाम है, आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन। अब क्या क्या फंक्शन है इनका देखें, एक एक चीज क्लियर। इंटेरिकल प्रोटीन लिपिड में पूरी तरह या आंशिक रूप से धंसी होती है। ये देखिए ये पूरी तरह या आंशिक रूप से धंसी हुई है, ठीक है। और ये टोटल प्रोटीन का, अगर इन दोनों को सबको मिला दें तो टोटल प्रोटीन का 70% भाग बनता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं साथ साथ। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में? पेरिफेरल प्रोटीन लिपिड के बाहर की तरफ, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। बाहर की तरफ टोटल प्रोटीन का कितना पार्ट? ओनली 30% पार्ट। तो ज़्यादा कौन है? इंटेरिकल प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक, मैं बार बार याद कराता रहूँगा। और 30% कौन है? पेरिफेरल प्रोटीन। ये कहते हैं। क्लियर। अब इसका एक बहुत बढ़िया पॉइंट दे दिया, इंटेरिकल प्रोटीन के पॉलर एंड, ये देखो पॉलर एंड इंटेरिकल प्रोटीन के, ये पॉलर एंड, ये पॉलर एंड, ये पॉलर एंड, ये सारे सरफेस के बाहर होने के कारण, सरफेस के बाहर है, ठीक है। एंजाइम एंड एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के एक्टिव साइट सेल मेम्ब्रेन की सतह पर होती है। देखो कितनी बढ़िया बात दे दिया। किसकी वजह से? एंजाइम और एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के एक्टिव साइट सेल मेम्ब्रेन के सतह पर होंगे, इंटेरिकल प्रोटीन के पोलर एंड सरफेस के बाहर होने के कारण। पोलर एंड, रिपीट करो, इंटेरिकल प्रोटीन के पोलर एंड सरफेस के बाहर होने के कारण एंजाइम, और जो बॉडी में एंजाइम रहता है एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के एक्टिव साइड सेल मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, आगे ना उसकी सतह पर होंगे। किसकी वजह से होंगे? प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन के कौन से पार्ट की वजह से? पोलर एंड की वजह से। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और यही पॉइंट बता दिया, मेम्ब्रेन की प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल की गति ही मेम्ब्रेन की तरलता होती है। ये देखिए इसकी गति ही तरलता होती है, और ये टनल का काम भी करता है। आपको उसके अंदर बताऊंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पॉइंट बता देता हूँ कैसे काम करता है। सुनना बड़े ध्यान से, देखते रहना इसको। जैसे ये एक प्रकार का प्रोटीन है, कौन सा? इंटेरिकल प्रोटीन। तो ये टनल की भांति काम करेगा। यहाँ जो मॉलिक्यूल पड़े हैं वो इस एंड से आएंगे होते होते होते, और ये
मान लो ये एंड सरफेस का या मेम्ब्रेन का बाहर है और ये इंटरनल है, ठीक है, तो ये बाहर से अंदर आना है तो यहाँ चिपक जाएंगे और इससे होते होते अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। तो इंटेरिकल प्रोटीन जो है हमारा एक प्रकार का टनल का काम भी करती है। अंदर से बाहर जाना है, सेम पॉइंट, इसने यहाँ जाना है तो इसके एंड पे चिपक जाएंगे और मूवमेंट करते हुए बाहर आ जाएंगे। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये इसको मूवमेंट करवाती है, क्योंकि कुछ ऐसे एंड होते हैं जो यहाँ डायरेक्ट नहीं चिपक सके, तो ये इसके एंड पे चिपक कर, मैं आपको आगे क्लियर करूँगा फंक्शन में, ये मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके इसके द्वारा फिर वापस अंदर चला जाएगा। ये इसका प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। जो प्रोटीन है वो भी मूवमेंट करता रहता है और लिक्विड जो है लिपिड वो भी मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। और ये देखो लिख दिया इसमें। अब मैं मेन पॉइंट है जो हर बार कंपटीशन में पूछे आते हैं, लिपिड की तरल अवस्था इसकी क्यों होती है, हाइड्रोकार्बन चेन की सैचुरेटेड पर निर्भर करती है। मतलब सैचुरेटेड कितनी है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, उस पर निर्भर करती है। अब हमें कौन सी चाहिए, सैचुरेटेड चाहिए अनसैचुरेटेड चाहिए, अभी क्लियर कर देते हैं आपको। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, लिपिड की तरल अवस्था इसकी हाइड्रोकार्बन चेन की सैचुरेटेड कंडीशन पर निर्भर करती है, मतलब उसकी संतृप्तता कौन सी है। आगे देखें, बाई और ट्राई बॉन्ड की अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड की अपेक्षा कम होता है। किसका कम होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड की अपेक्षा कम होता है। इट मीन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट समझते ना, गलनांक। इसलिए लिख दिया, बहुत क्लियर लिख दिया, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्लियर हो गया बेटा। अब भी गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ ही रहेगी। क्यों, क्योंकि लिख दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर कम होता है मेल्टिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिक बेटा जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन द सेंस प्लांट की सेल मेम्ब्रेन या हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन, ऑल आर बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। आगे देखो, जिसके कारण लिपिड की इस बाई लेयर का मेल्टिंग पॉइंट जीव के बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। अब कम टेम्परेचर पर रहने वाली सेल में अनसैचुरेटेड लिपिड अधिक होते हैं। आगे ना बात क्लियर। कम टेम्परेचर पर रहने वाली सेल में अनसैचुरेटेड लिपिड अधिक होंगे। क्लियर कर दिया उसने। ये तो उसने बता दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने सारी पॉइंट बताया भी इसके अंदर लिपिड का सबसे बड़ा रोल है, लिपिड का सबसे बड़ा रोल है। अब फ्राई एंड एडेनिन, दो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, फ्राई और एडेनिन ने सेल फ्यूजन के माध्यम से, ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की गति का प्रदर्शन किया। कैसे किया, कल्चर मीडियम के अंदर। कल्चर मीडियम से जब दो सेल आपस में मिलकर फ्यूज करती है उस समय उसने प्रोटीन की गति का प्रदर्शन कर दिया। ये बता दिया भी प्रोटीन भी मूवमेंट करता है, जैसे लिपिड का हल्का हल्का मूवमेंट होता है उसी प्रकार फ्राई और एडेनिन बताते हैं प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। आगे और क्लियर करेंगे इसको। इससे कंफर्म हो गया जो हमारा मेम्ब्रेन का मॉडल है सबसे बेस्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो 101% मान्य रखता है। यही मानते हैं सभी साइंटिस्ट, प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है और पेरिफेरल प्रोटीन के साथ साथ इंटेग्रल प्रोटीन और लिपिड का भी मूवमेंट होता है। ये आपका बेटा हो गया 6 मॉडल, 6 मॉडल अपन ने पढ़े। अब इसको प्रूव करेंगे, इसके पोर कौन कौन से बनते हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोर इन सेल मेम्ब्रेन। अपन देखेंगे अब डिफरेंट टाइप के मॉडल अपन ने पढ़ लिए। अब देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक है, पोर इन सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोर, कौन कौन से पोर पाए जाते हैं। तो लिख दिया इसमें, जैसे 0.1% की भी कम सतह से पोर पाए जाते हैं। ये देखिए 0.1%, पूरे में नहीं होगा, बहुत ही कम पोर पाए जाते हैं और जो हैं बहुत बड़ी है। व्यास 0.35 नैनोमीटर होता है इसका, ठीक है। डिफरेंट मॉडल है, जैसे लिख दिया स्ट्रक्चरल पोर, डायनेमिक पोर,
पेविंग ब्लॉक पोर, प्रोटीन चैनल पोर और आइनोफोर। अब इसमें से सबसे पहले एक छोटे छोटे पॉइंट हैं, 1.5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, तो पढ़ें। नंबर 1 स्ट्रक्चरल पोर। स्ट्रक्चरल पोर में क्या देखना है, देखो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, बाइलेयर लिपिड के मध्य स्थायी और बेलनाकार छिद्र होते हैं। बाइलेयर लिपिड अपन ने पढ़ा है, कंफर्म हो गया। स्थायी है पहला पॉइंट, तो ये याद रखना, और बेलनाकार। इट मीन स्ट्रक्चरल पोर हमेशा स्थायी होते हैं और बेलनाकार माने सिलेंड्रिकल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट डायनेमिक पोर, ये बेलनाकार है, बिल्कुल सही है, सेम। अस्थायी है, ये अस्थायी बनेगा, स्थायी नहीं है। और इनटेक के समय बनते हैं बस, जब कोई भी मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करता है, बाहर नहीं। इस पॉइंट को याद रखना, अंदर प्रवेश करेगा उस समय ये पोर बनेंगे, बाद में डिसअपियर हो जाएंगे। दैट इज द डायनेमिक पोर। फिर पेविंग ब्लॉक पोर, लिपिड एंड प्रोटीन के बने हेक्सागोनल ब्लॉक, जैसे हेक्सागोनल ब्लॉक होते हैं ना इस प्रकार, ऐसे हेक्सागोनल, तो उनके कोनों पर पाए जाते हैं। ये देखो कोनों पर छोड़ दो तो वो पोर बन गए। बाकी सारी जगह पर क्या होगा, प्रोटीन या लिपिड, ये देखो लिख दिया। इन छिद्रों के अलावा यह ब्लॉक प्रोटीन और लिपिड से भरे होते हैं। तो यहाँ पोर, यहाँ पोर, यहाँ पोर, यहाँ पोर, यहाँ, बाकी सब जगह पर लिपिड या प्रोटीन। दैट इज द पेविंग ब्लॉक पोर। नंबर 4 पॉइंट है कि प्रोटीन चैनल पोर। प्रोटीन चैनल नाम आते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद रखना, मैंने जो भी आपको बताया था, उसके मध्य पाए जाते हैं। किसमें, इंटेग्रल प्रोटीन के मध्य में। इसके द्वारा आयन व मॉलिक्यूल का अंदर बाहर प्रवेश करता है। जिसमें इंटेग्रल प्रोटीन पढ़ा था अपने, इंटेग्रल प्रोटीन एक टनल प्रोटीन का काम करता है, याद रखना। आइनोफोर, ये छोटे, याद रखना आइनोफोर क्या होता है, ये छोटे पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक सिरा हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक, पदार्थों की अदला बदली में सहायक होते हैं। तो ये भी किसमें है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, एक्सचेंज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दैट इज द आइनोफोर। तो ये है बेटा 5 प्रकार के पोर। अब अपन बात करेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अपन ने पोर है ना, उसी प्रकार कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी होती है इसके अंदर। तो पहले इसका फंक्शन देखें, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और तरल पदार्थों का आवागमन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन मतलब स्रावन और तरल पदार्थों के आवागमन के लिए एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द माइक्रोविल्लाई, सूक्ष्म अंकुर। ये देखो जैसे जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं ना सेल के चारों तरफ, या इनफोल्डेड, तो लिख दिया माइक्रोविलाई, और इनफोल्डिंग प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। साइज कितना होता है, 0.6 से 0.8 म्यू। और इन सम सेल माइक्रोविलाई फ्यूज विद ईआर के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए ईआर के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ये एक प्रकार का माइक्रोविलाई। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जितनी ज़्यादा माइक्रोविलाई होंगे एब्जॉर्प्शन सरफेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेन पॉइंट इसमें लिख दिए, जैसे अभी तक पढ़ चुके हो आप, परंतु फिर भी मैं इसमें डिटेल दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। एम्फीफेटिक करैक्टर होते हैं, जिसे बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक भी होंगे, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। ये देखो आपके सामने लिखा है। और आउटर इनर करैक्टर होते हैं दोनों, ये दोनों उभयधर्मी जो होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी। दूसरा हाइड्रोफिलिक, अभी तक नहीं समझ आया होगा तो इस पॉइंट से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो हाइड्रोफोबिक नाम से मतलब फोबिया जल से दूर भागने वाला। ठीक है, नॉन पोलर एंड होता है जिसे हेड कहते हैं, और जल में अघुलनशील। आ गई ना बात। तो इसमें थ्योरी कैसे बनाओगे, हाइड्रोफोबिक सिरा नॉन पोलर सिरा कहलाता है, जिसे हेड कहते हैं, और ये जल में अघुलनशील है। हेड बाहर की तरफ होता है, सरफेस की तरफ, बाहर की तरफ होता है, याद रखना। और इस पर क्या लगा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये तीन चीज़ें याद करना है हाइड्रोफोबिक में। अब हाइड्रोफिलिक देखो, जल्स नहीं, नाम से पता लग रहा है, जल्स नहीं, जल को प्रिय लगने वाला, उसके अंदर घुलनशील हो जाएगा। तो देखो ये नॉन पोलर था, ये पोलर एंड, ये हेड था, ये टेल, ये जल में अघुलनशील है, ये जल में घुलनशील। क्लियर हो गया। इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें फैटी एसिड से बनता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, इन दोनों का आपस में मिलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, सुनना बड़े ध्यान से।
फैटी एसिड का एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ, लेसिथीन। लेसिथीन क्या होता है बेटा? एक फैटी एसिड है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया लेसिथीन के, बड़े ध्यान से सुनना, 2 अणु ग्लिसरॉल की बैकबोन से अपने अपने कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये एक, तो पहले उसने स्ट्रक्चर बता दी। जो फैटी एसिड लेसिथीन होता है उसके 2 अणु ग्लिसरॉल की बैकबोन से अपने अपने कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। अब ये करेगा क्या, पता होना चाहिए ना आगे। तो लिख दिया यह ग्लिसरॉल की बैकबोन, ये देखो, यह ग्लिसरॉल की बैकबोन पोलर हेड में क्या पड़ा है? फॉस्फेट। पोलर हेड के फॉस्फेट से जुड़कर फास्फोलिपिड के अणु का निर्माण करती है। ये देख लिए, दोनों का काम क्लियर होता। ग्लिसरॉल की बैकबोन पोलर हेड के फॉस्फेट से जुड़कर फास्फोलिपिड के अणु का निर्माण करती है। ये इसका मेन फंक्शन भी बता दिया। अब प्रोटीन बाइलेयर्ड लिपिड के दोनों तरफ पाई जाती है, ये अपन लोगों ने बार बार पढ़ा है। तो ये है बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे और आप अपना नोट्स बनते जाएंगे। 8 फंक्शन है मेन। पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर, मतलब सुरक्षात्मक कवच है ये पूरे बॉडी के चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन की, मतलब सेल की बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्शन का काम करेगी ये। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी एक सेल से दूसरे सेल में या बाहर से अंदर की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिन थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर, मतलब जितने भी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर टॉक्सिक आते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर करने का काम करेगी, रिमूवल करने का काम करेगी। 4 पॉइंट है कंट्रोल ऑफ साइज ऑफ सेल, सेल के साइज को भी कंट्रोल करेगी, ना ज़्यादा बढ़ने देगी ना ज़्यादा कम होने देगी, ना उसका शेप चेंज करने देगी। देन प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर, तो जहाँ प्रोटीन वर्ड बोल रहे हैं ना अपन, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, तो यहाँ लिख दिया इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो एक कैरियर के रूप में या वाहक के रूप में काम आता है, मतलब उसके द्वारा कई चीज़ें संभव होती हैं। नंबर 6 पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलिटी, रिस्पॉन्स पैदा करती है ये, मतलब बाहर से कोई उद्दीपन आता है या कोई रिस्पॉन्स आता है उसको एक्टिव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पिन करें तो आपको रिस्पॉन्स देगा ना, तो ये सारा काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देन इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल, आगे ना बात, दूसरी पड़ोसी सेल के साथ इंटरेक्शन करके रखेगी, किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, इस वजह से आपस में इंटरेक्शन करेगी। नंबर 8 पॉइंट है फैगोसाइटोसिस। 2 प्रोसीजर पढ़े हैं आपने, एक पिनोसाइटोसिस होते हैं, एक फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस को अपन बोलते हैं जो हिंदी में इसके अंदर कोशिका पायन, मतलब सॉलिड पदार्थों के रूप में अगर फूड की एक्टिविटी करती है तो उसको फैगोसाइट कहते हैं, अगर जल के रूप में होता है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये क्या करती है? फैगोसाइटोसिस का काम करती है। तो ये तो थे बेटा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये सारे 1.5 और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अगर प्रॉपर्टी पूरी पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब अलग अलग प्रॉपर्टी है, 2-2 3-3 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, अपन पढ़ते हैं, आपका थ्योरी तैयार होती जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? परमेबिलिटी। हिंदी में क्या कहते हैं परमेबिलिटी को? पारगम्यता। पारगम्यता क्या है? तो पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी, मतलब ये मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य होती है, याद रखना। इस वजह से इसमें जितने भी मिनरल्स हैं वो सिलेक्ट करके ही अंदर जाएंगे और नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर ही सिलेक्टिव है, सिलेक्ट कर करके भेजेगी इसलिए, ठीक है। इसलिए जितने भी घुलनशील पदार्थ है उनकी सांद्रता में बिल्कुल समानता या भिन्नता बनाए रखती है। परंतु एक पॉइंट इसमें क्लियर हो गया, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर ये मुक्त रूप से प्रवाह कर सकते हैं, बाहर या अंदर आ जा सकते हैं, उसमें परमेबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, इसकी परमेबिलिटी अगर चेंज होगी तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के साथ बदलती है। पोटेशियम आयन अधिक है तो चेंज है, पोटेशियम आयन कम है तो चेंज है। तो परमेबिलिटी इसकी
केवल पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड रहती है। दैट इज द परमिएबिलिटी। सेकंड पॉइंट है ऑस्मोसिस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस में, आपको पहले डेफिनेशन बता दूं। ऑस्मोसिस में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने लिख भी दिया मैंने। जल या कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं ताकि दोनों में समानता बनी रहे। समझ आ गई बात? उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी यही है, ये ऑस्मोसिस की क्रिया बहुत बढ़िया करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। इसलिए लिख दिया, अगर सुनना, अगर पानी कोशिका के अंदर आता है तो उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। अगर कोशिका से बाहर जाता है पानी तो उसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस। जैसे ये सेल है, सेल से अंदर आएगा तो एंडोस्मोसिस, सेल से बाहर आएगा तो एक्सोस्मोसिस कहते हैं। याद रखना, ये हो गया ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस का काम भी करता है। थर्ड पॉइंट आएगा अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। तो सुनना, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर बच्चों के मन में कंडीशन आए भी सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, तो ज़्यादातर बच्चा बोलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है। बट याद रखना बेटा, ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो पैसिव होगा। क्यों होगा ये भी क्लियर कर दूं, बिकॉज पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्लांट हो चाहे किसी और की बॉडी हो, अगर ट्रांसपोर्ट पैसिव हो रहा है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लिख दिया मैंने यहाँ थ्योरी में भी लिख दिया, बिना ऊर्जा के मूवमेंट होना, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेटा याद रखना, एक्टिव का मतलब ये नहीं भी बहुत ज़्यादा होना, पैसिव ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक्टिव तो एनर्जी खा जाएगा सारी की सारी। देखो, इसलिए अब इसमें इसकी थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी में क्या कहता है वो, सेल मेम्ब्रेन के, इसमें देखो लिखा हुआ है मैंने सारा, कई पोर पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशित होते हैं। ये लिख दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आयन और अणु अपनी गति ऊर्जा के कारण, ये देखो लिखा, गति ऊर्जा के कारण सेल के अंदर और बाहर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो आयनों की यह गति किस पर डिपेंड है, ये लिखो लिखा हुआ, टेम्परेचर पर निर्भर करती है एवं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती, ये किसी प्रकार की एनर्जी का व्यय नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोलना नहीं है, पैसिव विदाउट एनर्जी, एक्टिव विद एनर्जी। अब आता है नंबर 4 पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना इसको भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से पता लग रहा है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। मेरे एक्शन को देखना बेटा अब इसके अंदर। इसमें पहला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तभी होगा जब बड़े अणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ऊर्जा नहीं लगती। करेगा, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा हाथ जो है वो एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो है ये इस तरफ है मेम्ब्रेन की तरफ। एक्शन को देखना, मेरे कैरियर प्रोटीन ने बड़े अणु को पकड़ा और उसको खींचता हुआ लेके जा रहा है, खींचता हुआ लेके जा रहा है। इट मीन्स इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लिख दिया, यह डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव होता है और केवल बड़े अणुओं का मूवमेंट होता है, इसमें ऊर्जा नहीं लगती। केवल कैरियर प्रोटीन ने, जिसका नाम दे दिया परमिएज कहते हैं, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होते हैं जो परमिएज का काम करेंगे। बस इनका एक ही काम है, वो पड़े रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल अंदर चाहिए तो एक्टिव होकर उसको खींच के ले आते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे आप देख रहे हो, मेरे हैंड को देख रहे हो, ये हैंड मेरा स्पेसिफिक प्रोटीन है। इसने, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल पड़ा है बड़ा, तो मेरा हैंड स्पेसिफिक प्रोटीन उसको पकड़ेगा और ऑटोमेटिक उसको अंदर खींच लेगा। दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एनर्जी नहीं लगी, केवल कैरियर प्रोटीन ने अपने पॉइंट से उसको एक्टिवेट किया है। चलिए, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से समझ आ गया होगा आपको, उल्टा पॉइंट है, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। यहाँ क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, परंतु वहाँ प्रॉब्लम है। एक्टिव है ना, एक्टिव है तो ऊर्जा का यूज़ होगा बेटा। ये देखो लिख दिया, एनर्जी का यूज़ होता है। और उल्टा है, अभी तक तो आप पढ़ रहे हो हाई से लो, हाई से लो, तो ये उल्टा चलेगा।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना है, इसलिए यह एनर्जी का यूज होगा ही होगा, कंफर्म है। या मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रकार का क्या है, सोडियम एक कैरियर, सी एक कैरियर का काम कर रहा है, कैरियर के साथ एक्टिवेट करके वो एक पोटेशियम पंप बनाता है। तो ये क्या बन गया हमारा सोडियम पंप। तो ये सोडियम पंप का काम कर रहा है। तो सोडियम पंप Na पॉजिटिव प्लस सी, एनर्जी लगी एटीपी के साथ काम करेगा तो एटीपी और कैरियर अलग हो जाएगा और सोडियम अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो एटीपी और कैरियर अलग होकर एटीपी एंजाइम की वजह से फिर एडीपी के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो ये एक प्रोसेस याद रखना आप लोगों को, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, एनर्जी का यूज़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सोडियम को लेने के लिए, अंदर लेने के लिए एक विशेष प्रकार का एनर्जी या एटीपी की यूज़ करनी पड़ेगी। उसी एटीपी की वजह से सोडियम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको खींच रहा है, दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये बेटा एक मेन टॉपिक था आपका सेल मेम्ब्रेन का। सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपको ये मेरी वीडियो स्टार्ट करते हो उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सेम पॉइंट, अभी आपने मेरे चैनल को देखा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितनी मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ आपका उसको नोटिफिकेशन जो है उसका आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।